गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर एंड राउट्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी कंटेनर लिया, एक क्लोज कंटेनर हमने लिया और उसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, और लिक्विड नॉर्मली हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वाटर की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर है, वो अपने को पता है कि रूम टेम्परेचर पे भी उसमें क्या होता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है। इवेपोरेशन का मतलब जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो यानी कि वाटर में क्या होता रहता है, इवेपोरेशन। तो एक प्रोसेस तो यहाँ पे क्या हो रही है, इवेपोरेशन, और साथ ही क्या हो रहा है, जब ये वाले पार्टिकल्स इस वाले कंटेनर से टकरा रहे हैं तो वापिस से कंडेंस होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस यहाँ पे कौन सी हो रही है, कंडेंसेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो यानी कि इस जब हमने वाटर को रखा रूम टेम्परेचर पे तो उसमें इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों की रेट यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाती है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन पे। ठीक है, उस टाइम पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी हमने देखा कि वेपर्स ऊपर जाके यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, इसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाती हैं तो इक्विलिब्रियम वहां पे अटेन हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स ने जो प्रेशर अप्लाई किया है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो जो वेपर प्रेशर होता है तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर, प्रेशर exerted by the vapors when rate of condensation becomes equal to the rate of evaporation, that means at the equilibrium condition। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पे। ठीक है, पहला क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अगर मान लो लिक्विड है कोई, अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो वीक है तो क्या होगा कि जो ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल हैं इजीली अपने फोर्स पे ओवरकम पाके यहाँ से फ्री होके वेपर फेज में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर वो वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगला क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये अपने फोर्स पे ओवरकम पाके वहां से क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में इजीली आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दो फैक्टर कौन से हो गए, एक तो नेचर ऑफ द लिक्विड और दूसरा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं राउट्स लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो राउट्स लॉ के केसेस में, राउट लॉ में यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक तो वोलेटाइल सोल्यूट के लिए और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है वो कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कोई भी लिक्विड लिया,
जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, एक ए लिक्विड है और दूसरा है बी लिक्विड, ठीक है। तो अब देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम ए से और बी के को एम बी से, ठीक है। अब इनका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और बी का क्या होगा एक्स बी, ठीक है। अब देखो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब जो वेपर्स बनेंगे उनमें कुछ पार्टिकल्स तो किसके होंगे, कुछ वेपर्स तो किसके होंगे ए कंपोनेंट के होंगे और कुछ किसके होंगे बी कंपोनेंट के होंगे। यानी कि जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो ए कंपोनेंट की वजह से होगा, उसको हम बोलेंगे पी ए, और बी की वजह से होगा उसको हम बोलेंगे पी बी, ठीक है। अब ये तो देखो हमने ए और बी को मिक्स कर रखा है, तो उस टाइप में जो वेपर प्रेशर बना उसको हम बोल रहे हैं पी ए और पी बी, ठीक है। तो राउट्स ने क्या बोला था कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा कंपोनेंट का, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया P नोड A एक्स ए, ठीक है। P नोड A यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द A कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। यानी कि जब अकेला जो A है उससे जो वेपर्स बन रहे थे, तो प्योर फॉर्म के अंदर जब था उससे जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि पार्शियल या वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो यहां से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म के अंदर जो प्रेशर होगा उससे, ठीक है। तो यहां से इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ vapor pressure of a component is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in its pure form, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of the component in its pure form, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी किसके इक्वल हो गया, पी नोट बी एक्स बी की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो गया, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। या हम लिख सकते हैं P टोटल जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी, या हम लिख सकते हैं देखो टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी के इक्वल, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम एक्स ए की वैल्यू ये वाली पुट करें तो यहां से टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया, पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, या हम लिख सकते हैं क्या हो गया, पी नोट ए
माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, या हम लिख सकते हैं पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये इक्वेशन बन गया अपने पास में, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्लियर है यहाँ तक? एक्स और एक्स यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, पी नोट ए पी नोट बी क्या है, प्योर स्टेट में उन कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इनके बीच में कैसा आएगा, देखो एक साथ मिला के तीनों के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इस साइड में ले लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि टोटल किसके इक्वल है, टोटल प्रेशर पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लो हमने ये मान लिया कि सॉल्यूशन के अंदर जो एक्स ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1 और जो एक्स बी है वो कितना है 0, यानी कि स्टार्टिंग में हम प्योर ए कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो और बी कंपोनेंट वहां पे नहीं है, 0 है उसका मोल फ्रैक्शन, अगर एक्स ए हमने 1 ले लिया, एक्स ए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, तो पी टोटल किसके इक्वल आ रहा है, पी नोट ए, यानी कि वेपर प्रेशर अपना किसके इक्वल आ रहा है, पी नोट ए। ये क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि एक्स बी क्या है 0, ठीक है। तो जब मोल फ्रैक्शन ए का मैक्सिमम है 1 है, बी का 0 है, उस टाइम पे अपना जो वेपर प्रेशर है वो कितना आ रहा है, पी नोट ए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं कि उसके अंदर बी कंपोनेंट को हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि जो बी कंपोनेंट है उसका फ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है और ए के फ्रैक्शन को धीरे धीरे हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम ए के फ्रैक्शन को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर है, इनके फ्रैक्शन को हम डिक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इस वाली पॉइंट पे हमने मान लिया कि एक्स ए क्या हो गया 0 और एक्स बी क्या हो गया 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले डायरेक्शन में चले तो देखो जो बी कंपोनेंट है वो बढ़ता जा रहा है, अगर वो बढ़ता जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और एक मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा पी नोट बी के इक्वल, ठीक है। अगर इनका रिजल्टेंट ग्राफ हम प्लॉट करें टोटल के लिए तो टोटल के लिए हो जाएगा पी नोट ए से बी, ये हो गया टोटल के लिए पी ए प्लस पी टी, ठीक है। अब देखो ये वाला पी नोट ए अगर पूछ ले कोई, हमने यहाँ पे नीचे दिखाया है और ये थोड़ा ऊपर दिखाया है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बी कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है, अगर वो मोर वोलेटाइल है तो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हमने इसका वेपर प्रेशर को ऊपर दिखाया है और इसको थोड़ा नीचे, ठीक है। तो क्लियर है। तो राउट्स लॉ के बारे में हम क्या लिखेंगे, उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स उसके बारे में लिख देंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे और ये क्या हो गया राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, क्लियर है, ठीक है। अब है राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दूसरा एक चीज और यहाँ पे पूछी जा सकती है, जैसे अभी हमने सॉल्यूशन लिया था ए और बी का, ए प्लस बी कंपोनेंट्स थे, उससे क्या बन रहे थे, वेपर्स बन रहे थे। तो जो वेपर्स हैं यानी कि वेपर फेज में, ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, बी का कितना होगा, ये हमें बताना है। तो मान लो ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है। ऐसे वाई बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई बी पी टी पी नोट बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो हमने देखो क्या लिया, एक लिक्विड लिया, उसके अंदर हमें पता है दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा सोलवेंट हो गया और दूसरा क्या होगा, सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि जो सोलवेंट था वो प्योर फॉर्म में था और सोलवेंट कैसा था, वोलेटाइल था, ठीक है। अगर वोलेटाइल सोलवेंट है तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो वेपर्स जो यहाँ पे ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया जो कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट में कुछ जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, सोल्यूट पार्टिकल्स ने, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है तो इनके तो वेपर्स बनेंगे नहीं, यानी कि सोल्यूट की वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लगभग जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर अपना आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, सोलवेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम यहाँ पे राउट्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पे, तो अभी हमने देखा था दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया सोलवेंट और दूसरा है सोल्यूट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent multiply by vapor pressure of solvent in its pure form। अब दूसरी चीज देखो हमें देखनी है कि जो सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल सोलवेंट की वजह से। तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। तो देखो हम इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो क्या हम इस सोलवेंट की जगह पे ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, जिसको हम लिख रहे हैं ए से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और इसको हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी एस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको पी एस बाई पी नोट इक्वल टू एक्स ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको पी एस बाई पी नोट इक्वल टू एन ए divided by Na plus Nb and the total number of mole in the solution Na plus Nb। अगर हम इसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ से क्या आ गया, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ से क्या, एन ए से एन ए गया और ऊपर क्या बच गया, एन बी, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया अपने पास, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू एन बी, क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी नोट माइनस पी एस, पी नोट तो क्या था, प्योर सोलवेंट का यहाँ पे वेपर प्रेशर, और पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी कि जैसे हमने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसको अगर हमने पी नोट से, प्योर से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां से हम क्या वर्ड बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का। कब, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, रिलेटिव lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। ठीक है, तो ये हो गया राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डेफिनेशन। इसको हम ऐसे डिराइव कर देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हो गया अपना राउट्स लॉ। कल हम पढ़ने वाले हैं इसके अगला टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।